हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो देखिए, इंडिया में 1952 से लेकर के 2010 के बीच में, इस बीच में इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन का, वो कितना इंक्रीज किया? 4 टाइम्स इंक्रीज किया है। और जबकि यहाँ पर कल्टिवेबल लैंड एरिया में इंक्रीज कितना हुआ? 1/4, ओनली 25%। ठीक है, तो 1952 से 2010 तक इंडिया में 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन। 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है फूड प्रोडक्शन, जबकि कल्टिवेबल लैंड एरिया में कितना इंक्रीजमेंट हुआ? ओनली 1/4, 25%। ठीक है, तो ये यहाँ चैप्टर का नेम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वो फूड रिसोर्सेज चाहे एग्रीकल्चर सोर्सेज हो या एनिमल सोर्सेज हो, इन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, जैसे कि पॉपुलेशन इंडिया की कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए फूड प्रोडक्शन को भी इन्हेंस करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हम किस किस तरीके से फूड का प्रोडक्शन इन्हेंस कर सकते हैं या किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, और ये जो फूड प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट हुआ है, ये 3 स्टेजेस में किया गया। कौन कौन सा? सबसे पहले चॉइस ऑफ सीड। फर्स्ट स्टेज क्या है कि हमें गुड क्वालिटी सीड का चॉइस करना होगा, चूज़ करना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना होता है? सीड लगाने के बाद हमें उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो हमें गुड क्वालिटी सीड सेलेक्ट करना है, देन उसे लगाने के बाद हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। और अब जब प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो अब हमें उसे प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो 3 स्टेजेस में फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस किया गया। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें 3 स्टेज में? फर्स्ट में क्या होता है? चॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सीड, देन नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, अब देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ है क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट, इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। वैराइटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया गया, हमें क्रॉप्स की नई नई वैराइटीज़ को लेके आना है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया गया और उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट हो गया तो अब उसका प्रोडक्शन करना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किन किन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ये इसमें आता है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। एंड थर्ड क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब हमने वैरायटी बढ़ा ली, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, अब जो प्रोडक्शन हुआ है हमें उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो नेक्स्ट होता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अच्छी खासी यील्डिंग हो गई तो हमें उसे प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से बचा के रखना है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव करने का फर्स्ट स्टेज है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या होता है? हमें ऐसा क्रॉप डेवलप कराना है, इस तरीके की वैरायटीज़ डेवलप करानी है जिसमें डिज़ायर्ड ट्रेट हो। जैसा हम प्लांट ग्रो कराना चाहते हैं वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही क्वालिटी उस प्लांट में हो। जैसे कि वो उसकी यील्डिंग हाई हो, जो प्लांट मिले हमें वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, या उसमें क्वालिटी अच्छी हो उसकी। तो इस तरीके की वैरायटीज़ को डेवलप कराना होता है। और क्रॉप वैरायटीज़ इम्प्रूव करने के 2 साइंटिफिक मेथड हैं। एक मेथड है हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड है जीन इनकॉर्पोरेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे, एनिमल के एग्जांपल से। यहाँ हाइब्रिडेशन का मतलब है
कि जेनेटिकली दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं जिससे कि हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और ये पूरा प्रोसेस ही हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जैसे कि फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी, जब इनका क्रॉस कराया गया तो क्या बनता है, म्यूल। जो नया प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के क्रॉस ब्रीडिंग से जो बन रहा है उसे बोलते हैं म्यूल। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ये डिफरेंट स्पीसीज भी है, जिसे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराने से एक नया ही कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये इन दोनों से अलग है, तो इसे हम बोल रहे हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट में राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो राइस की डिफरेंट वेराइटी है, वन है यहाँ पे राइस की दूसरी वेराइटी है। जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो राइस की हमें थर्ड वेराइटी मिल जाती है। तो इस तरीके का जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सेम जैसे यहाँ पे राइस की ही बात कर रहे हैं और इनके डिफरेंट स्ट्रेन वेराइटीज़ के बीच में हम क्रॉस करा रहे थे, एक नई वेराइटी मिल रही है, ठीक है। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक है, लेकिन हम अलग अलग डिफरेंट अगर हम स्पीसीज ही ले लें अलग अलग, तो जैसे कि एक एग्जांपल और समझाते हैं। इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था टोमेटो एंड पोटैटो, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया। ये दो अलग अलग प्लांट हो गए और इनके बीच में क्रॉस कराने से एक नया प्रोडक्ट बना, इसका नाम बना क्या, पोमैटो। लेकिन ये जो पोमैटो था ना तो ये टमाटर था और ना ही आलू, तो ना ये टोमेटो था ना पोटैटो, ये कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा था, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और अगर सेम क्रॉप हम लेते हैं, राइस की डिफरेंट वेराइटीज़ को ले लिए, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ two genetically different organism to produce a new type या hybrid. This is called hybridization. क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ genetically two different organism to produce a new type, that is hybrid. This is called hybridization. अब सेकेंड कौन सी चीज़ें हैं, सेकेंड मेथड है जीन इनकॉर्पोरेशन। तो सेकेंड मेथड जीन इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, नाम से आप वर्ड को देखिए तो जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, इसी को बोलते हैं जीन इनकॉर्पोरेशन। दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन विद डिजायर्ड ट्रेट। इसी एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर एक कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट, अब इनके ऊपर कुछ इंसेक्ट का बहुत अटैक करती है, तो इनको इनकी यील्डिंग रिड्यूस कर जाती है। जब इंसेक्ट इन्हें खा जाती हैं तो इनकी यील्डिंग रिड्यूस कर जाती है। तो हमें करना क्या है कि ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करना है, कॉटन की ऐसी वेराइटी डेवलप करना है जो कि पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, यानी कि इंसेक्ट उसे नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन निकाला गया, ठीक है, और इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस कॉटन प्लांट के अंदर। तो अब इस कॉटन प्लांट अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया ना, पहले कॉटन था, अब दूसरा जीन भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया, GMO। और अब इसका नाम हो गया बीटी कॉटन। अब इसमें क्या क्वालिटी होती है कि बीटी कॉटन के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, क्रिस्टल जीन, और जब इंसेक्ट इसको खाती है, जब इंसेक्ट इसे खाएंगे तो क्या होगा, ये खाते ही इनके अंदर ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इंसेक्ट का डेथ हो गया, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, साथ ही साथ प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे वैरायटी डेवलप करी क्रॉप की
जो कि पेस्ट के लिए, डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ये क्या है, जीन इनकॉर्पोरेशन। जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इंट्रोड्यूसिंग अ जीन विद डिजायर्ड ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल क्या है, बीटी कॉटन। ठीक है, तो हमने वैरायटी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट समझ लिया। ये फर्स्ट स्टेज है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट का, और इसमें क्या करते हैं, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप विद डिजायर्ड ट्रेट। तो यहाँ भी हमें जो क्रॉप चाहते हैं तो हमें यहाँ डिजायर्ड ट्रेट वाले क्रॉप मिल सकते हैं इससे भी, और हाइब्रिडाइजेशन से भी। तो दो मेथड कौन कौन से हैं, हाइब्रिडाइजेशन और जीन इनकॉर्पोरेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ जेनेटिकली टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड। और जीन इनकॉर्पोरेशन क्या है, दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन विद डिजायर्ड ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, बीटी कॉटन। हमने पढ़ लिया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अब हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना। अब इसके लिए क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट है वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन भी हो सकता है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन भी हो सकता है, एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर हम जितना इनपुट देंगे, जितना हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जितने हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, क्रॉप प्लांट हमारा उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। हाई इनपुट गिव्स हाई यील्ड। तो ये पूछा जाता है कि हाई इनपुट गिव्स हाई यील्ड, जस्टिफाई कीजिए। तो यही है कि हम जितना अच्छा न्यूट्रिएंट एंड वाटर्स प्रोवाइड करेंगे उतने ही अच्छे से ये प्लांट हमें यील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप को प्रोडक्शन हमें इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें प्लांट को देनी पड़ेंगी ना। हमें न्यूट्रिएंट देना है प्रॉपर, मैन्योर प्रोवाइड करना है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, वाटर देना है, इरिगेशन का ध्यान रखना है, और कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और अच्छे से इन्हांस हो सके। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं that are required for the growth of plant। प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, एयर से क्या है, CO2 प्लांट लेते हैं ना, तो एयर से क्या मिल रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन मिल रहा है वाटर से। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं ये टोटल 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल से मिलते हैं। 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकंड को बोल रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट देखिए, माइक्रो मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, और जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादा होती है उन्हें बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। अब देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये टोटल 9 हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट 7 होते हैं। ये 9 क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, अब इसे आप याद रख लो, 3 के ग्रुप में याद कर सकते हो, CHO, NPK, CAMGS, CHO, NPK, CAMGS। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट तो हो गए 9, CHO, NPK, CAMGS। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और ये 7 है। ये कौन कौन से हैं, B, Fe, Mn, Mo,
ZnCuCl, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन, ये 7 है। बी FeMnMo, ZnCuCl, बी FeMnMo, ZnCuCl, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब देख लेते हैं मैन्योर क्या है। मैन्योर क्या है? मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर। तो मैन्योर नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि न्यूट्रिएंट यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और मैन्योर से सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। तो इट ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। तो मैन्योर क्लियर है। मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर विल सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। अब मैन्योर की टाइप्स की बात कर लें। हाँ, मैन्योर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मैन्योर आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट यानी कि एनिमल डंग, यूरिन, ये एनिमल एक्सक्रीटा, ये इनके वेस्ट से ही क्या बनते हैं? इनके डिकम्पोजिशन से मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैन्योर आर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। मैन्योर के टाइप्स देखते हैं। मैन्योर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? FYM, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब ये तीनों में क्या क्या छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, आप इसको समझ लेंगे, क्लियर होगा। FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि फार्म यार्ड, फार्म पे कौन रहता है? कैटल। तो कैटल का जो वेस्ट है, कैटल एक्सक्रीटा, कैटल यूरिन, और कैटल क्या खाते हैं? फॉडर, स्ट्रॉ। तो ये जो फॉडर है और ये एक्सक्रीटा, यूरिन, तो जो भी फार्म वेस्ट हैं, इनके डिकम्पोजिशन से ये जो बनता है उसे बोल रहे हैं फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल एक्सक्रीटा, यूरिन, लिटर एंड फॉडर। ठीक है, तो लिटर भी क्या होता है? पार्शली डिकम्पोज्ड लीव्स को बोलते हैं लिटर। तो लीव्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ग्रीन मैन्योर, अब ग्रीन में क्या है? यहाँ पर मेनली क्या होगा? मेन सब्सटेंस क्या होंगे? एग्रीकल्चरल वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे कि हेम्प और ग्वार। हेम्प और ग्वार, इनको क्या करते हैं? सॉइल में मर्ज कर दिया जाता है। तो मर्ज, दे आर मर्ज इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर कवर कर देते हैं सॉइल से, और फिर ये डिकम्पोज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन मैन्योर। तो सॉइल सरफेस पर ये ग्वार और हेम्प के लेयर्स लगा देते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं, और ये डिकम्पोज होकर के क्या बना रहा है? ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड में किसका यूज़ हुआ है? फार्म वेस्ट का यूज़ हुआ है, जिसमें एनिमल डंग आते हैं, एनिमल यूरिन आता है, एनिमल क्या खा रहा है? फॉडर, लिटर, तो ये भी चीज़ें इंक्लूडेड है। जबकि ग्रीन मैन्योर में ग्रीन एग्रीकल्चरल वेस्ट आ रहे हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं? हेम्प एंड ग्वार। इस तरीके के प्लांट्स हैं, इनको सॉइल में मल्च कर दिया जाता है और ये डिकम्पोज होकर के क्या बनाती हैं? ग्रीन मैन्योर। थर्ड इसमें क्या आता है? कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो जो कंपोस्ट का फॉर्मेशन है, तो इनका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है? दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट। इसमें वाइड रेंज आ जाते हैं, बहुत सारे वेस्ट हैं जिसके डिकम्पोजिशन करा करके कंपोस्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो कंपोस्ट में बहुत सारे, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ फार्म वेस्ट है या एग्रीकल्चरल वेस्ट को ले रहे हैं, तो इसमें वाइड रेंज को कवर करता है। उन सबके डिकम्पोजिशन से जो बन रहा है वो क्या है? कंपोस्ट। और अगर इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अर्थवर्म इंक्लूड हो जाए, अर्थवर्म इंक्लूड हो जाने पर इसे जो कंपोस्ट बन रहा है इसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट इज डन बाय अर्थवर्म, दिस कंपोस्ट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। तो अभी आपने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली? न्यूट्रिएंट्स क्या है? मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ा, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें प्लांट को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो मैन्योर में लार्ज क्वांटिटी में क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस,
स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो तो हम मैन्योर से कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू ऐड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैन्योर इनटू द सोइल। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हमें मैन्योर डालेंगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बैलेंस हो जाएगा सोइल में। फर्टिलाइजर क्या है, तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ कराना। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, तो फैक्ट्रीज में। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे फर्टिलाइजर का, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, पूरा फिर से बोलिए, दीज आर केमिकल दैट आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज या कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रेट या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हो सकता है, सल्फेट हो सकता है। तो इसमें किस तरीके के कंपाउंड यूज़ हुए हैं उस बेसिस पर उनका नेम हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में देखिए, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इन सब में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी होते हैं, जैसे अमोनियम फॉस्फेट है, वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होंगे। अब देखते हैं बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। समझिए, बायो मीन्स क्या है, लिविंग बींग्स। तो ये कोई केमिकल नहीं है, ये लिविंग बींग्स हैं जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट इनरिच बनाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिनम, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने कॉमनली सुना होगा। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दाल वाली फसलें होते हैं, उनके रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है रूट में। इन्हीं नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये एटमॉस्फेरिक, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को अवेलेबल कराती हैं। आपको पता है कि प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो नॉस्टॉक और एनाबिना ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोराइजा क्या है, देखिए यहाँ पर दो टर्म है, माइको जिसका मीनिंग होता है फंगी, राइजा जिसका मतलब होता है रूट। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है जिनका म्यूचुअल एसोसिएशन बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं तो इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ माइकोराइजा क्या है, दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे कि पाइनस के रूट में फंगी का एसोसिएशन होता है तो उससे बनता है क्या, माइकोराइजा। अब इसमें क्या होगा, प्लांट तो इन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर लेती है फंगी को, और फंगी क्या करती है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, माइकोराइजा का बेनिफिट क्या है, इट इंक्रीज वाटर एंड मिनरल या न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फंगी का काम क्या होता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना, बदले में प्लांट क्या कर रही है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये आपके फर्टिलाइजर के कंटेंट हो गए कंप्लीट। फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, माइकोराइजा क्या है, कंप्लीट हो गया। और अब देखते हैं इरिगेशन। तो आप सभी जानते हो कॉमनली इरिगेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर या सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स। प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स, यही इरिगेशन होता है। और इसमें बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि कैनाल है, वेल है, रिजर्वायर है, ट्यूबवेल है, जिसका यूज़ हम इरिगेशन पर्पस में करते हैं।
अब यहाँ इसमें लास्ट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न को समझिए। क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स हो सकती हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, किसी एक फील्ड में 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को अगर हम एक साथ ग्रो करवा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो क्या है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई सीरियल क्रॉप्स राइस या व्हीट लगा हुआ है, उसमें जगह जगह पर क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स को ग्रो कराया जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये है कि क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर एक नुकसान पहुंच भी रहा है तो दूसरा हमारा सेफ रह जाता है। सेकेंड क्या है, इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या है, सेम वही चीज़ है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड बट इन डेफिनिट पैटर्न या डेफिनिट रो। तो जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रो में कोई क्रॉप ग्रो करा दिया और फिर पर्टिकुलर अलग सेपरेट रो में कोई क्रॉप ग्रो करा दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग डेफिनिट पैटर्न में डेफिनिट रो में हम क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। तो डेफिनेशन में सिर्फ लास्ट में लाइन का जोड़ना है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। देखिए इंटरक्रॉपिंग के बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम एक किसी भी क्रॉप लैंड पे, कल्टिवेटेड लैंड एरिया पर हम पहले कोई सीरियल क्रॉप ग्रो कराते हैं, उसके बाद हमें लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो कराना चाहिए ताकि जो भी सीरियल क्रॉप्स की वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुई है सॉइल के अंदर, लेग्यूम क्रॉप उसको फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 सीरियल क्रॉप्स के बीच में हमें क्या ग्रो कराना चाहिए, लेग्यूम क्रॉप्स को। यही होता है क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब ये तो आपका क्रॉपिंग पैटर्न क्लियर हो गया है। अब इन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो हमारा अच्छा क्रॉपिंग एल्डिंग मिलती है। इंटर क्रॉपिंग में कुछ एडवांटेज है, मिक्स्ड क्रॉपिंग से बेहतर होता है इंटर क्रॉपिंग। इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो रहा है कि हमें जो भी एल्डिंग है वो मिक्स मिल रही है, हम सेपरेट आराम से हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें सेपरेटली अलग अलग क्रॉप्स मिल रहे हैं, तो इसमें मार्केटिंग एंड कंज्यूम हम सेपरेटली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और सपोज़ कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप रो में कोई इन्फेक्शन लग गया तो हमारा क्या है, उसके बगल में कोई दूसरा क्रॉप है तो उसको वो इन्फेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए या क्रॉप्स के लिए अलग अलग डिजीज़ होती हैं। कोई डिजीज़ किसी पर्टिकुलर क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है तो दूसरे को जरूरी नहीं इन्फेक्ट करे, वो सेफ रह सकता है। तो इसमें क्या है, हमारे क्रॉप्स सेफ भी रहते हैं, साथ ही साथ में सनलाइट, वाटर, इन सब का प्रॉपर यूज़ भी हो पाता है। सपोज कि कोई क्रॉप की लेंथ हाइट ज़्यादा है तो बगल में छोटे क्रॉप अगर क्या है इस तरीके से लगाए जाते हैं कि लाइट सबको प्रॉपरली मिल सके। तो सनलाइट का प्रॉपर यूज़ होता है, वाटर का भी प्रॉपर यूज़ इसमें हो पाता है। अब लास्ट है क्या, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड टर्म को समझिए, पीरियड मीन्स टाइम एंड फोटो मीन्स लाइट। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सनलाइट का वो ड्यूरेशन जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उसी को बोलते हैं फोटो पीरियड। जैसे कि आपको पता है कि कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो कि विंटर सीजन में ही ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो समर सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि समर में लॉन्ग डे होता है ना, सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि विंटर्स में क्या होता है, शॉर्ट डे होता है और यहाँ पर सन की इंटेंसिटी भी, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो इससे फोटो पीरियड की बेसिस पर मेनली 2 टाइप्स के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ को ही हम रेनी सीजन क्रॉप या समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप, समर सीजन क्रॉप या रेनी सीजन क्रॉप। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं, तो जून से अक्टूबर के बीच में ये ग्रो करते हैं, जून टू अक्टूबर। तो समर सीजन जो समर का टाइम पीरियड है इसमें ग्रो करते हैं और इस समय में अच्छी खासी बारिश भी होती है। तो रेनी सीजन क्रॉप भी इन्हें बोल रहे हैं। जैसे पैडी है, इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेज़, रेनी सीजन में आप मेज़ खाते हो, मक्का खाते हो,
तो ये मेज, पैडी, और समर सीजन में आप कौन से कपड़े पहनते हो? हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हो, है ना। तो यहाँ पे कॉटन, पैडी, मेज, कॉटन, ये सारे समर सीजन क्रॉप आते हैं। वही रबी क्रॉप या विंटर सीजन क्रॉप में क्या है, इनका ग्रोइंग टाइम पीरियड क्या है? नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल के बीच में ये ग्रो करते हैं, विंटर सीजन क्रॉप। और इसके एग्जाम्पल है, ठंड में हमें क्या खाने को मिलता है जनरली? मटर, पी, ग्राम, जो हरा चना होता है वो उसमें मिलते हैं हमें। पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, ये सभी क्या है? विंटर सीजन क्रॉप। पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, ये सभी विंटर सीजन क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो समर सीजन क्रॉप में क्या है? पैडी, मेज, कॉटन। विंटर सीजन में क्या है? पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड वीट।